संपूर्ण क्रांति हम लोग करने वाले हैं, जो कि लेसन 3 है। 1 और 2 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो कि इसके लेखक हैं। हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए राष्ट्रकवि दिनकर जी ने क्या लिखा था कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। ये जो लाइन लिखी गई है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, ये लिखी गई है राष्ट्रकवि दिनकर जी के माध्यम से। ये चीज़ लिखे हैं दिनकर जी। ओके, ये पंक्तियाँ जो मैंने यहाँ पे घेर रखा है ना, समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति थी। बट आज हम लोग बात करने हैं केवल इस क्वेश्चन आंसर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। बच्चा लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। इनके बचपन का नाम बाउल है, याद रखेंगे बच्चा लोग, बचपन का नाम इनका क्या है, बाउल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है। और इनके माता का नाम था फूल रानी, क्या नाम था, फूल रानी, और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, ध्यान रखेंगे। और इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन है कि आंदोलन के नेतृत्व में, चूंकि संपूर्ण क्रांति इन्होंने शुरू की थी, संपूर्ण क्रांति वास्तव में बहुत बड़ी क्रांति थी, है ना। ये विदेश से जब, पहले इनकी कुछ बातें सुन लीजिए क्योंकि समझना है कंसेप्ट के साथ। वीडियो स्क्रीन पे देखते चलिए और मेरी बातों को सुनिए, मैं आपको पूरे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुआ यूँ कि अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, और किस तरह के अत्याचार थे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया था कि देखिए स्वराज होने के बाद भी भूख, महंगाई, भ्रष्टाचारी, कोई काम जनता करना चाहता था बगैर रिश्वत के बिना नहीं हो पा रहा था। रिश्वत लिए जाते थे, है ना। सरकार दफ्तरों में थी, बैंकों में थी, हर जगह टिकट भी ले रही थी, बट रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा था। यानी कि पूरी तरह से स्वराज होने के बाद भी जनता के साथ भ्रष्टाचारी अन्याय लगातार जारी रहा। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही थी, हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ था, जीवन उनका नष्ट हो रहा था। तो इस प्रकार से नौकरियां भी नहीं मिल रही थी, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के जरूर नारे लगते थे, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो हुआ यूँ कि बार बार सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंदोलन के नेतृत्व, तो आंदोलन तो करना था लेकिन नेतृत्व इसका कौन करेगा। क्वेश्चन ये है कि आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन होगा, ठीक है, बट उसका नेतृत्व कौन करेगा, इसके देखरेख में नेतृत्व होगा, इस पर जयप्रकाश ने क्या कहा। तो जयप्रकाश कहा करते थे, उन्होंने अपना एक वो लिखा था जिसका नाम था यूथ फॉर डेमोक्रेसी। ध्यान रखेंगे, उन्होंने क्या लिखा था, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। सुनाई दे रहा ना, ऑडियो जा रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि ऑडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएंगे। आवाज़ क्लियर आपके पास जा रही है ना, एक बार कमेंट में लिख करके बताइए कि आवाज़ कैसा जा रहा है, ऑडियो पूरी तरह से क्लियर है या नहीं, फटाफट से जल्दी से बताइए। हाँ, तो वेरी गुड। चलिए, उन्होंने लिखा था, पहला आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, युवा लोग का क्या रोल है। और उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि देखिए हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हम नहीं बूढ़े हुए हैं, मतलब वो बोल रहे थे अपने आप को, जयप्रकाश नारायण जी, कि हम तो बूढ़े हो गए, हमारी सलाह आप लोग ले लीजिए, बिकॉज हम लोग दूसरी पीढ़ी के हो गए और आप अब नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथ में है, देश का भविष्य आपके हाथ में है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप नेता बन सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, जगह जगह पर मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, वो चीज़ें इन्होंने बता रही थी। देखिए, इनके संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार था कि नई पीढ़ियाँ ही देश की भविष्य है। बिल्कुल सही बात है, अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। कंसेप्ट समझो,
वो कहना क्या चाहते हैं, अगर समझ में आ गई तो इस चीज़ों को आप अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हो। वे नई पीढ़ियों से बार बार कहते थे कि जगह जगह पर आपको हम सलाह देंगे, साथ ही साथ वे कहते थे कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य है। हमारे साथ अनवरत, अनवरत का मतलब कि बिना विराम के, बिना रुके, यानी लगातार हो रहे अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकना होगा और इसके लिए हमें आगे आना होगा। इसके लिए हमें आगे आना होगा। उनकी बातों को शुरू में कुछ दिनों तक लोग इग्नोर किए, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, शुरू की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब अचानक देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि जनतांत्रिक, जनतंत्र यानी सारे लोगों, जितने भी लोग रहते थे, जन का मतलब जनता जनार्दन यानी लोगों की अधिकारों का जो हक था उसको क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, यानी कि बुरी तरह से उनको दबाया जाने लगा। तब समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। तब समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा और छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके कुछ शर्त भी थे, इनके कुछ शर्त थे। ये लोगों को हमेशा मार्गदर्शन देने का काम करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि सुन लो भाई, सुन लो, आप सबसे एक ही अनुरोध है कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई मुझे पीछे से डिटेक्ट करेगा ना, तानाशाही करेगा, तो जयप्रकाश नारायण कभी ये चीज़ छोड़ सकता है, नेतृत्व करना कल छोड़ सकता है जयप्रकाश नारायण। मैं इसकी सलाह लूँगा, मैं इसकी सलाह लूँगा सब जगह, सारी जगहों पर, जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, मैं आप सबसे बहस करूँगा, आपकी बातों को समझूँगा, उनकी बातों को स्वीकार भी करूँगा, लेकिन फैसला हमारा होगा। इस फैसले को आपको मानना होगा। संघर्ष जो भी होंगे उन संघर्ष में आपका भी साथ देना होगा और फैसला मेरा होगा और उनको मानना भी होगा। ये चीज़ इन्होंने कहा, यानी फाइनली इनका मतलब ये था कि मेरे पास जितना समय होगा उतना में ही हम सब की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, पर फैसला मेरा होगा। ये फैसला आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा। तो इन सारी शर्तों के साथ क्वेश्चन चूंकि पूछा है कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, तो यही शर्त थी दोस्त, कि उनका कहना था कि सब कुछ हम आपसे बात करेंगे, सलाह लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फैसला मेरा होगा और उस फैसला को सबको मानना होगा। अगर हम फैसला करते हैं, अगर आप फैसला नहीं मानते हैं तो क्या होगा, इधर उधर बिखर जाएंगे हम, और नतीजा क्या होगा वो दिखाई दे रहा है अभी भी आप सबको। हम लोग टूटे पड़े हुए हैं, स्वराज्य होते हुए भी हमें अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कुछ चंद नेताओं के चलते, कुछ चंद विद्रोहियों के चलते, देश विरोधियों के चलते, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने कहना चाहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कैसा लगा, क्वेश्चन का आंसर समझ में पूरी तरह आया कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार था कि नई पीढ़ी ही देश की पीढ़ी होगी, नई पीढ़ी जो है वो देश की भविष्य होगी, यानी कि देश का सारा भविष्य उन्हीं के हाथ में है। बिकॉज हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, लेखक अपने आप को कह रहे हैं। हाँ, जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक समय समय पर आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे, आप आगे तो आइए। कब तक इन अत्याचारों को सहोगे, किसी भी चीज़ की सीमा होती है, अब ये सीमा पार हो रही है। इस तरह की स्थिति हुई थी तो जाकर के अंततः छात्रों के, युवाओं के रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। समझ में आया ना बच्चा लोग, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट से जल्दी। और मैं फिर अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था। फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे, फटाफट से बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था, जल्दी
फटाफट से फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था, नाम बताएंगे। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको नाम बताना होगा लिख करके कमेंट में। जितने लोग देख रहे हैं भाई साहब और बहन जी लोग, सब कोई कमेंट करके बताएंगे कि इनके पत्नी का नाम, वाइफ का नाम क्या था। जल्दी से, मैं बीच बीच में क्वेश्चन करते रहता हूँ, चलिए जल्दी से बताएंगे। सबका कमेंट नहीं आ रहा है, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। लाइव चैट में कमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डरिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लाइव चैट में आंसर केवल लिखिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रभावती देवी नाम था। क्या नाम था? प्रभावती देवी, जो कि ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इनकी छात्र जीवन कैसी थी, किस प्रकार से थी, और ये जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर इनकी क्या कहानियाँ हुई, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं इनकी कुछ बातें कि जब 1921 की बात हम लोग करेंगे, 1921 की। आप मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऐसा मत सोचना कि ये स्क्रीन पर सर लिखे नहीं है और बोल कहाँ से रहा है, ऐसी बातें नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ समझना है आपको, और स्क्रीन पे तो केवल आपको आंसर मिलेगा, बट आंसर को समझने से पहले कुछ और बातें भी समझनी होगी, है ना। 1921 की बात है कि जनवरी के महीनों में पटना कॉलेज में इनका एडमिशन था। आईएससी के विद्यार्थी थे और इनके साथ कुछ मित्र भी रहते थे जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रीम बच्चे थे, क्रीम, क्रीम मतलब समझ सकते हैं आप, बहुत ही ब्रिलियंट। और ऐसा हुआ था कि साइंस के विद्यार्थी थे, और एक थे फूलदेव, फूलदेव सहाय या फूलदेव बाबू कहते थे उनको, जो कि राजेंद्र बाबू के सचिव कहिए या फिर मंत्री कहिए या फिर मित्र कहिए। तो इनके परिवार वालों ने कहा कि आप एक काम करो नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी, आप फूलदेव बाबू के साथ रहो कुछ दिन उनकी लेबोरेटरी में, और वहाँ उनके साथ कुछ प्रयोगशाला में काम करो और वहाँ से बहुत कुछ सीखो। इन्होंने रहा, सीखा भी, और उसके बाद हुआ यूँ कि इन्होंने एक बार स्वामी सत्यदेव, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं हाईलाइट कर रखा हूँ इसको, स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे। स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे, और उस भाषण में उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, और इनकी इच्छा थी वहाँ पढ़ने की। बिकॉज बात ऐसा था कि इनके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा धनी मनी परिवार नहीं था, थोड़ी सी खेती थी। पिताजी नहर विभाग में जिलादार थे, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट बने, वो भी नॉन गजेटेड ऑफिसर थे, और उनकी हैसियत नहीं थी कि वो अमेरिका पढ़ा सके लोक नायक जयप्रकाश नारायण को। तो उनको ये चीज़ें याद आई, किसकी बातें? स्वामी सत्यदेव की, कि अमेरिका में मजदूरी करके वहाँ लड़के पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं, है ना। तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ूं, क्योंकि आंदोलन तो गिराव पर आ गया था, शुरू में चढ़ाव पर था लेकिन उतर चुका था। तो इस बीच उनकी इच्छा थी कि अमेरिका में जाएं और कुछ वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके फिर वापस लौटें, है ना। लेकिन इनके कुछ मित्र भी थे जो कि इनके बारे में बहुत गलत गलत बातें बोला करते थे, गालियाँ भी दे रहे थे। अमेरिका गए तो इनको ऐसा कहा गया कि वो वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन से मिल कर के आया है, यानी कि इनके विरोध में इन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया था। कहाँ का दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल। और लोग नारे लगाने लगे कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, इस प्रकार के नारे लगाए जाने लगे। फाइनली फ्रेंड्स यूँ हुआ कि ये अमेरिका गए और वहाँ पर बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, लोहे के कारखाने में, समझो वो शरीर लोहे के कारखाने में रगड़ी हुई है। उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया जहाँ पर जानवर मारे जाते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। VVI MVVI कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो उन कारखानों में भी काम किए जहाँ पे जानवर मारे जाते हैं। बात ऐसी थी फ्रेंड, सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात ये हुई कि वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, छुट्टियों में काम करके इतना पैसा कमा लेते थे कि कुछ खाना उनके 3-4 विद्यार्थियों के साथ वो मिलकर पकाते थे और खाते थे। सोचो,
हालात बहुत ही ख़राब थे। सस्ते में वो लोग खाना पीना खोजते थे। एक कोठरी थी जिसमें कई लोग रहते थे, रुपया बचा लेते थे, बिकॉज पैसा ज़्यादा था नहीं, वो भी कहीं से काम करके लाना था, कुछ कपड़े खरीदने के लिए तो कुछ फीस भरने के लिए। और बाकी के दिन, हर दिन सोचो, रविवार को भी छुट्टी नहीं था। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, जिसे रेस्तरां बोलते हैं, होटल में, वहाँ पर जा कर के इन्होंने बर्तन धोया, वेटर का काम किया, तब जा कर के कहीं शाम को, रात को या फिर दिन का खाना मिलता था। समझो, बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक उस कोठरी में रहेंगे। और 2 भी चारपाई नहीं थी, मात्र 1 चारपाई थी जिस पर वो सोते थे और एक कोई अमेरिकन लड़का सोता था। सोचो, एक रजाई थी, उसी रजाई के अंदर वो सोया करते थे दोनों। बड़ी गरीबी से इन्होंने पढ़ाई की है। और इससे भी बड़ी दिल दहलाने वाली बात ये आ रही है सामने कि कुछ और टाइम की बात करें, इतवार दिन की बात करें, अगर हम लोग आंसर ही पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से समझना होगा इस चीज़ को, बहुत ही बारीकी से सुनिए, क्लास मिस नहीं करना है, लास्ट तक रहना है। सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली बात ये आएगी कि इतवार के दिन, यानी रविवार को दिन, कुछ और टाइम की अगर बात करें, एक्सटर्नल टाइम में इन्होंने होटल का जो काम करता था वो छोड़ दिया। छोड़ करके जूते साफ़ करने का काम, शू शाइन पार्लर में जाते थे, वहाँ पर जूते पॉलिशिंग करते थे। सोचो कितनी बड़ी ये दुखद स्थिति से संघर्ष किए हैं। वहाँ पर इसी तरह से इनकी संघर्ष जारी रही और फिर जा कर के इन्होंने बीए पास किया। फाइनली जब बीए पास किया तो इनको स्कॉलरशिप मिला और 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए। वो भी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट हुए। कहाँ का? डिपार्टमेंट का असिस्टेंट हुए। और तब जाकर के इनको ट्यूटोरियल क्लास लेने का मौका मिला, तब कुछ आराम रहा। समझ में आना? तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग आंसर फाइनली, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि क्या क्या कहानियाँ उनके साथ हुई थी। और फिर हम लोग समझ रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि फूलदेव बाबू कौन थे जल्दी से आप कमेंट करके बताइए फटाफट। मैं अभी आपको बताया कि फूलदेव बाबू कौन थे, जल्दी से बताइए आप फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जल्दी से दोस्त कमेंट में बताइए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए फटाफट कि फूलदेव बाबू के साथ ही ये कुछ दिन तक रहे। लेकिन फूलदेव बाबू थे कौन, वे कौन थे, जल्दी से बताएंगे फटाफट। हम देख रहे हैं सबका कमेंट, जल्दी से बताइए। सही जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। जो स्टोरी बारीकी से सुन रहा है ना, ये मत समझो कि ये बकवास हो रहा है। ये आपके सिलेबस की चीज़ें यहाँ मुफ्त में दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यार गजब की हाल है, आपको बड़ी मज़े लेने चाहिए इस पढ़ाई में। जी, राजेंद्र बाबू के सचिव थे या मंत्री थे? बिल्कुल सही जवाब। तो ये हुआ कि वो उनके साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वे आईएससी की परीक्षा पास किए। ये बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से आईएससी की परीक्षा पास की। तो वो बिहार विद्यापीठ से। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। और बताओ, उनको अमेरिका जाने का मन था या नहीं? बिल्कुल था ना, बिकॉज वो चाहते थे कि चूँकि आंदोलन जो था वो तो उसका वो हो चुका था, मतलब कि गिराव हो गया था, चढ़ाव पे था बट उतर गया था। तो वो सोचे कि तब तक मैं कुछ अमेरिका से शिक्षा लेकर के लौट आऊँगा, है ना। तो वे अमेरिका गए। फाइनली कहाँ गए? अमेरिका गए। वहाँ वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो ज़रूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतज़ाम हो जाता था। समझिए वही बातें। ऐसा नहीं सोचना है फ्रेंड्स कि आंसर बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप कहानी समझ लो, स्टोरी समझ लो, उनकी जीवनी समझ लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो, तो बिल्कुल कभी भी आप आंसर अपने मन के मुताबिक लिख सकते हैं, है ना। उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो ज़रूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतज़ाम हो जाता था। और उतना ही नहीं, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए भी काम आते थे। और बाकी हर दिन, मैं ये जो पीला रंग से हाईलाइट किया हूँ वो चीज़ देखिए, आपके क्वेश्चन में एक बात लिखा था
कि इसमें कौन सी बातें जो है आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए वो मैं इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, बहुत बड़ी प्रभाव है। तो इस अवधि में देखिए सबसे बड़ी प्रभावित करने वाली बात यह है कि वे हर दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए या दिन का भी। घर में एक चारपाई थी जिस पर प्रकाश जी यानी कि जयप्रकाश जी और एक अमेरिकन लड़का रह लेते थे। वे दोनों एक साथ एक रजाई में ही सोते थे। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में होटल के काम को छोड़कर के जूते, यहाँ जूते होगा, साफ करने का काम भी करते थे। सोचो कितनी संघर्ष से उन्होंने पढ़ाई किया है। और आज के बच्चे तो बहुत ऐसे हो गए हैं जिनको यार क्या बोले, मतलब ये समझो कि सारी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी वो कुछ ही बच्चे वो होते हैं, आप लोग नहीं हो, अगर हो तो बहुत गलत बात है ये, जो जिनको सारी फैसिलिटीज़ होती है तो भी वे नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। बहुत संघर्ष करो, मेहनत रंग जरूर लाती है। देखिए मैंने ये चीज़ अपने से लिखा ये बात कि इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ बीए पास किए। ये बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है, सही बात है भाई, मेहनत रंग लाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, तब जाके इनको रिलैक्स फील हुआ। समझ रहे हैं बात। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका का प्रवास का परिचय देना था। तो हमने अक्सर छात्र जीवन के भी बारे में बता दिया और अमेरिका में उन्होंने क्यों गया, वहाँ गए तो वहाँ पे प्रवास कैसा था, वो सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए। तो प्लीज़ आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट या फिर क्लास ख़त्म होने के बाद इसका नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। घर में बैठे बैठे स्टडी करो, बहुत सारा टाइम आपके पास मिला है। और इस चैनल का लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। सुबह 9 बजे केमिस्ट्री चल रहा है, फिर शाम को 4 बजे इंग्लिश और फिर 7:30 बजे मैथमेटिक्स और 9:30 बजे से प्रैक्टिस सेट हिंदी का और भी सारे मिसलेनियस कराए जाते हैं। सो ये चारों क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंस संग्रह की यूट्यूब चैनल पेज पर आप हमेशा ही एक्टिव रहें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया है कम्युनिस्ट, बहुत बच्चे कम्युनिस्ट वर्ड को नहीं समझ पाते हैं कि कम्युनिस्ट होता क्या है, और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए कम्युनिस्ट का मतलब हुआ फ्रेंड्स साम्यवादी, साम्यवादी। और साम्यवादी का मतलब ये हुआ कि जैसे पूंजीपति लोग जो होते हैं, पूंजीपति लोग वो मध्यम वर्ग के लोगों को या फिर मजदूर वर्ग के लोगों को तो विशेष करके वो शोषण करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, शोषण। मार्क्स, कार्ल मार्क्स का ये विचार था कि पूंजीपति वर्ग के लोग जो होते हैं वो मजदूर वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा ही शोषित करते हैं। तो इसके विरोधक, इनके विरोधक थे ये चीज़। जयप्रकाश नारायण जी ये चीज़ नहीं चाहते थे कि पूंजीपति वर्ग के लोग हमारे समाज के मजदूर वर्गों को शोषित करें, तो वो कम्युनिस्ट बोलते हैं उसको। फिर भी ऐसा होते हुए भी वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, सबसे बड़ी बात ये थी उन्होंने कम्युनिस्ट का सोच रखा था, घोर कम्युनिस्ट थे वो, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने दाखिला नहीं लिया। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होती है कि फिर वो किस पार्टी में दाखिला लिए। तो फ्रेंड्स याद करेंगे वो चीज़, बिल्कुल रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए। किस पार्टी में, कांग्रेस में दाखिल हुए। बात कुछ ऐसा था कि वो लेनिन का ज़माना था और ट्राटस्की भी था। आपने इतिहास में ये चीज़ पढ़ा होगा, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और 1924 में ही जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बना था। और इन्होंने मार्क्सवाद के तो ग्रंथ कई छपे थे और सबको ये पढ़ लिए थे। और बात एक ऐसी थी कि एक रशियन टेलर था, दर्जी, जिसके यहाँ ये क्लास भी लेते थे, क्लास लगते थे इन लोग के। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये भारत लौटे थे तो भी घोर कम्युनिस्ट थे, लेकिन घोर कम्युनिस्ट होते वक्त भी
होते हुए भी बावजूद इसके इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज सबसे बड़ी बात आने वाली है सामने। तो देखिए ये तो बात सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी अब जब अमेरिका में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो भी घोर मार्क्सवादी थे। उत्तर देखिए अपने शब्दों में, बिकॉज एग्जाम में पेपर पे लिखा हुआ मिलेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। सो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि जब वे भारत लौटे तो भी घोर मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह याद थी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि लेनिन के द्वारा उनको कुछ कही गई बातें याद थी। और लेनिन ने क्या बताया था? लेनिन ने यह बताया था कि जो देश गुलाम है, देखो मैं इसे हाईलाइट कर रखा हूँ येलो कलर में, वो आपको एकदम बिल्कुल समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही याद करना है, समझना है सारा स्टोरी और उसको आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। लेनिन ने बताया था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट को हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपकी सोच कम्युनिस्ट है, हम जानते हैं कि आप इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि पूंजीपति वर्ग के लोग मजदूर वर्ग के लोगों का शोषण न करें। यह आप बिल्कुल सही है, आप यही चाहते हैं कि मजदूर वर्ग का शोषण न हो पूंजीपति द्वारा। लेकिन जब बात आज़ादी की लड़ाई की आती है तो आपको उस स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय की स्थिति में भी जो लड़ाई की स्थिति होती है वो पूंजीपति के हाथ में होती है, उसके हाथ में ही अगर नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं होना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, लेनिन ने यही बताया था, हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। आप उन सबके साथ रहिए, तब जाकर के देश को आज़ादी मिलेगी और आज़ादी मिलते ही आपकी सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली है। तो लड़ाई का नेतृत्व, चाहे वो लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपति के हाथ में क्यों ना हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए। इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि लेनिन के द्वारा बताई गई वो बातें उनको बहुत अच्छी से याद था और इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिला न लेकर के कांग्रेस में शामिल हुआ। समझ में आया ना? चलिए, बहुत सुंदर। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए कि जो इनके प्रभावती देवी थी, उनके पिताजी का नाम क्या था? फटाफट से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। प्रभावती देवी जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, तो इनकी पत्नी के पिता का नाम, मतलब प्रभावती देवी के पिता का नाम, यानी प्रभावती देवी किसकी पुत्री थी? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सो आपको हमेशा किसी भी प्रश्न को फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी से बताएंगे, कमेंट तेजी से करो बच्चा पार्टी। वेरी गुड। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, बहुत बच्चों को याद नहीं है, याद कर लो, ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री, स्टार पॉइंट में लिख लेना ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। पठित पाठ के आधार पर हमें ये चीज़ें बताना है। सबसे पहली बात है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं और गोलियां भी चलाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बातें लोकनायक जयप्रकाश ने क्यों बोला, किस वजह से बोला और क्या वजह थी ये बातें बोलने की। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि आखिर कैसी परिस्थिति आती है। देखिए, बात सुनिएगा मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ। बात ऐसा था कि गफूर साहब इनसे मिलने आए थे जयप्रकाश नारायण जी से, और वे बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू भी मिलने आए थे, वो भी बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब कोई उनको एक ही बात सिखाता था, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे लोग। और जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि बताओ
इसमें जितने भी मुझसे मिलने आए थे ना, किसी की अधिकार नहीं है मुझे डेमोक्रेसी सिखाने की, बिकॉज इनके पास लोकतंत्र की यानी कि डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी शिक्षा थी। फिर भी ये लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत रखते हैं। वाह! अरे मैं तो शांति में प्रदर्शन करना चाहता हूँ, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग मेरे पास आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बसों से आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं तो कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के आ रहा है, डीजल अपना खरीद करके लेकर के आ रहा है। फिर इन लोगों ने जहाँ तहाँ इनको रोका, लड़कों को पीटा, गिरफ्तार भी किया, अनायास कोई कारण नहीं है इसका, फिर भी ये लोग ये काम किए और मेरे यहाँ आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं। वाह! ऐसी स्थिति को देख करके बहुत ही घोर निंदा किया इन्होंने और निचता व्यवहार को लेकर के इन्होंने कहा कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी करते हैं और उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां भी चलाते हैं। तो ये चीज़ें समझनी है। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको मैं ये चीज़ बता दिया और फिर हम लोग आंसर करने वाले हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, कभी भी प्रसंग व्याख्या करने की बात आए तो ये चीज़ें आपको जरूर लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति, जो कि लेखक का नाम लिख देना है और पाठ का नाम, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण पाठ क्रांति पाठ से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि जब उनके शांतिमय प्रदर्शन के लिए, जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे, उनमें लोग कहीं पैदल आ रहे थे, कुछ बस से आ रहे थे, कहीं रेलों से आ रहे थे, कहीं ट्रक से आ रहे थे। आने वालों में किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। जहां तहां उनको बिना कारण के रोका गया, उन्हें पीटा गया, गिरफ्तार भी किया गया। और लोग कौन थे ये सब करने वाले? तो विरोधी थे। विरोधियों के इन हरकतों के कारण ऐसी नीचता का व्यवहार दिखाने वालों के लिए ये पंक्ति लेखक द्वारा कही गई। क्या कही गई? उन्होंने ये कहा, कौन सी बात? जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बात कहा। और फाइनली एक बात, सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा अंततः, जो कि मैं हाईलाइट कर रखा हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हम, मतलब वो स्वयं अपने आप को, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जनता, छात्र, युवा अब इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं जिस डेमोक्रेसी में अत्याचार हो रहे हैं, बेगुनाहों को लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, बेवजह पीटा जा रहा है। इस डेमोक्रेसी को हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में अब होगा उसका नेता युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा सोचिए, किसकी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। तो ये चीज तब आकर के इन्होंने ये बातें कहा कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, डेमोक्रेसी का दुश्मन वही ना हो सकता है जो कि जनता के शांति वाले कार्यक्रम में बाधा डालता है, बेवजह उनकी गिरफ्तारी भी करते हैं और उन पर लाठी चलाते हैं, गोली भी चलाते हैं। समझिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा। और ये बात चुभन, इन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत कठोर वर्ड बोला हूं, लेकिन इन लोगों की नीच हरकत के कारण मैंने बोला। समझ में आया ना? तो ये चीजें क्लियर हुई अब, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का क भाग क्लियर हुआ फ्रेंड्स। और अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ख की। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। सुनिए, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। बात समझिए, पढ़िए वो चीज कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस बात का प्रसंग क्या होने वाला है, ये चीज बताना है। बात ऐसा है फ्रेंड्स कि इनके कुछ मित्र थे, किनके? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। इंदिरा जी तो मित्रों, वो कहते थे कि मित्र एक बात सुन लो, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। कुछ ऐसी बातें थी जो इंदिरा जी की बातों का वो समर्थन नहीं किए, आलोचना किए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत लोगों की आलोचना की है, बिकॉज सही बात को वो बहुत ही मानते थे। तो फाइनली कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई भी हो।
हमें तो सिर्फ नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं उसका हमेशा हमेशा विरोध करूंगा, वो भी अपनी अकल के मुताबिक। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग तो एक नौजवान थे उस जमाने में। किस जमाने में? जब हम लोग में जरूरत हुआ करती थी कि हम गांधी जी के बातों को, बापू के सामने भी हम उनकी बातों को कभी कभी नहीं मान पाते थे कि बापू ये बात आपकी गलत है, और बापू बुरा भी नहीं मानते थे, फिर बाद में बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, ये अलग बात है, पर उनकी भी मैंने आलोचना की है। ये बात जयप्रकाश नारायण ने कहा। जवाहरलाल नेहरू थी जी, उनको ये भाई कहते ही थे, भाई ही कहते थे, उनकी भी बातों को आलोचना किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, कश्मीर के कुछ मामले पे उन्होंने भी कुछ ऐसा चीज़ किया जिनकी इन्होंने आलोचना की। तो आलोचना करना वो अलग चीज़ हो गई। तो ये इन सारी बातों को लेकर के इन्होंने फाइनली कहा फ्रेंड्स, तो आंसर देने से पहले हमें वो चीज़ करना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ द्वारा लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। जो गलत कार्य होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, समझिए, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं अपने अकल के मुताबिक उनका विरोध करूंगा। हम सही रास्तों को चुनेंगे, हम देश हित और जनहित में ही कोई कार्य करेंगे। तो ये चीज़ लेखक के द्वारा कही गई। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं कि इस चैप्टर के अंदर टोटल क्वेश्चन आंसर 11 है। 11 क्वेश्चन हम लोग को क्लियर करने हैं, जिसमें से हम लोग 4 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद के भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 वो भी हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। सुनिए, बापू और नेहरू, बापू जी को आप जानते हैं महात्मा गांधी, और नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी, और जेपी जो है, जेपी का मतलब है जयप्रकाश नारायण, तो इनको जेपी ही कहते थे शॉर्ट में लोग। तो जेपी ने इनकी विशेषता की है अपने भाषण में, और कौन सी विशेषता है, क्या बातें थी विशेषता, वो चीज़ हम बताने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे तो वो बात जेपी के विचारों से अगर नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी को वो बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वो सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते। और बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। मतलब कि अगर कोई तरह का कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में या फिर वही कोई भी एक समझिए कि बैठक हो जिसमें विचारधाराएं अगर हो, तो महात्मा गांधी जी यानी बापू जी अगर कुछ विचारधाराएं अपना देते थे, अगर वो विचार जेपी के विचारों से सहमत नहीं थे, तो उसी समय इनका ये कहना है कि हम उसी समय उनसे बोल देते थे कि बापू आपके ये विचार सही नहीं है, ये आपकी बातें हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे नहीं था कि बापू को बुरा लगता था, ये बता रहे हैं कि बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे, है ना। तो महात्मा गांधी के बारे में बापू की विशेषता इन्होंने इस पठित पाठ के आधार में यही बताया है कि जब हम जब नौजवान थे तो उस समय हम महात्मा गांधी की बातों को भी हम उसी समय अगर वो काटने लायक होता था तो हम उनके मुंह पे बोलते थे कि बापू हम ये बात आपकी नहीं मानते। और बापू में इतनी बड़ी महानता थी कि वो उस बात से बुरा नहीं मानते थे, बल्कि बाद में हमें उनको बुला करके बड़ी ही प्यार से समझाया करते थे, बड़ी ही प्यार से समझाते थे। बात समझ में आई ना। ये चीज़ ये बता रहे हैं कौन, जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण ने, इनका यही कहना था। चलिए फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई मानते थे उनको, वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। देखिए
अपने शब्दों में ये उत्तर दिए गए हैं, जो कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत आसानी से आप ध्यान से सुन लो और एक बार समझ लो, उसके बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बिना देखे आप अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहते थे, वे बड़ा भाई मानते थे। वो भी मुझे बहुत मानते थे। कौन? नेहरू जी। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का ही बड़ा ही स्नेह था मुझ पर। मैं उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन उनमें भी बड़प्पन था, वो भी कभी बुरा नहीं मानते थे। तो ये चीज़ें थी नेहरू जी के अंदर भी और बापू जी के अंदर भी। मतलब लोक नायक जयप्रकाश नारायण का ये कहना है कि देखो, हम तुम लोग के साथ, युवाओं के साथ, छात्र युवाओं के साथ, जितने भी मजदूर भाई लोग हैं, सबके साथ ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। तुम लोग कब तक चुप बैठे होगे? तुम्हारी उम्र के जब हम नौजवान थे तो हम बापू और नेहरू जैसे लोगों की बातों को काटने लायक होता था तो हम मुंह पे बोल देते थे, और तुम लोग हो कि एकदम चुप लगाया बैठे हो। ऐसे करने से नहीं होगा। वो जागरूक कर रहे थे। जब बहुत बड़ी आपातकाल स्थिति आई, तब जा कर के पूरे देश के छात्र युवाओं ने मिल कर के नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण जी से आग्रह किया, अनुरोध किया, तब वो जा कर के क्रांति का, आंदोलन का नेतृत्व लिया अपने हाथों में, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ईजी है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, और इसमें सबसे बड़ी बात है, क्या आप जेपी से सहमत हैं? हम तो सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे आप? तो ये आप खुद से करेंगे। कल के स्टोरी मैंने समझाया, तो भ्रष्टाचार के बारे में भी मैं कल बताया था, और मूल जड़ क्या है वो भी बताया था। इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि क्या आप जेपी से सहमत हैं? तो ये आप अपना विचार खुद रखेंगे, और इसे दूर करने के क्या सुझाव देंगे? तो ये सभी कोई अपना अपना सुझाव देगा। ये हम आपको होमवर्क देते हैं, वो चीज़ करके ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद में क्या संबंध है। चलिए बात करते हैं दल विहीन लोकतंत्र। दल विहीन का मतलब पार्टी विहीन, कोई पार्टी नहीं होना चाहिए, कोई दल नहीं होना चाहिए, वैसे लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। आज थोड़ा हम लोग लेट हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। कल आपको मैंने साम्यवाद के बारे में बताया था, कम्युनिस्ट के बारे में बताया था, मार्क्सवाद के बारे में बताया था। तो जेपी देखो, इसमें क्या रिलेशनशिप है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद। ये बात सही है, ये बात सही है कि जेपी जी भी चाहते थे बहुत पहले, आंदोलन के समय नहीं, पहले ये चाहते थे कि दल विहीन ही लोकतंत्र हो। लोकतंत्र कैसा हो? दल विहीन हो। लेकिन आंदोलन के समय ये ऐसा चीज़ नहीं चाहते थे। अफवाह उड़ाया गया कि प्रेस रिपोर्टों से भी पता चला इनको कि इस आंदोलन के द्वारा इनको दल विहीन लोकतंत्र स्थापना करना ये चाहते हैं। अफवाह उड़ाई गई, लेकिन ये वास्तव में आंदोलन के समय ये चीज़ नहीं चाहते थे। वैसे जेपी जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से ही है। आपको पता है कि घोर कम्युनिस्ट थे जेपी जी, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। क्यों किया था? कल की क्लास में मैं बता दिया हूँ। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। सही बात है, मार्क्सवादी हो जाए, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं से अगर आप प्रेरित हो जाए कोई भी, तो उस कंडीशन में समाज आगे की ओर बढ़ेगा, वो भी साम्यवाद की तरह। मतलब कि पूंजीपति वर्ग द्वारा जो गरीब लोगों का शोषण होता है, मजदूर वर्ग का शोषण होता है, उनका विरोध होता है। विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपना हक पूरे जमाए रखें, उनका शोषण करें। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है इतिहास में, रूस की क्रांति, सब बहुत सारी बातें हुई थी जिसमें मजदूर वर्ग को बहुत शोषित किया गया था। तो उसमें बताया जा रहा है कि जब वैसे हो जाए कि मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य यानी स्टेट का क्षय होता जाएगा, स्टेट क्षय होगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो गई। एक ऐसी समाज बनेगी जिसमें कोई स्टेट, राज्य का नाम ही नहीं होगा, मतलब वो स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, ऐसी समाज बनेगी। और वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब कोई पार्टी ही नहीं होगा, कोई पार्टी विशेष बात ही नहीं हो। उनका ऐसा मानना था कि अगर उम्मीदवार एक चुनो जो किसी पार्टी से ना हो, उम्मीदवार बस खड़ा करो, हाँ संघर्ष समितियाँ हों,
संघर्ष समितियाँ जगह जगह पर गाँवों में जा कर के वहाँ हो रहे अत्याचारों को हेल्प करें, उस जो अत्याचार फैला रहे हैं उनके प्रति सजा दी जाए, कार्रवाई हो, ये चाहते थे वो। कौन? नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी। आगे हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इस शब्द पे चर्चा होगी कि वो संघर्ष समितियों से क्या अपेक्षा रखते थे। वैसे ये चीज़ एक बार फिर आपको बताते हैं कि जेपी जी का कहना था कि दल विहीन लोकतंत्र जो होता है वो तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यानी मार्क्सवादी विचारधाराओं से ये मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि मार्क्सवाद के विचार में क्या था कि पूंजीपति वो लोग जो होते हैं वो मजदूर वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, और इधर पार्टी में भी यही समस्याएं देखने को मिलती है कि जब तक नेताजी नेता नहीं बने हैं तब तक तो दोनों हाथ जोड़ के जनता के सामने अपना मत मांगने के लिए आए हैं कि भैया जी मुझे वोट देना, मैं खड़ा हूँ, वो करूँगा, ये करूँगा, दिस दैट पूरा करके जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो 5 साल तक उनका कोई अता पता नहीं रहता है। तो जेपी जी इसका भी विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो दल विहीन लोकतंत्र जो होता है वो मार्क्सवाद के ही उद्देश्य में है। मार्क्सवाद ने बताया था कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और स्टेटलेस सोसाइटी बनेगी, और वही जो होगा सच्चा लोकतंत्र होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी। आज हम केवल इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी बातें कल आपको बता दिया हूँ। तो बस इसमें मेरा मकसद है कि ये कुछ इस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसी पे शासन करने से नहीं है केवल, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। जहाँ जहाँ अन्याय होगा, जहाँ जहाँ अनीति होगी, वहाँ वहाँ संघर्ष समितियों का काम है, जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ जाकर उनका संघर्ष करें, क्योंकि नाम ही है संघर्ष समिति, जो कि हर अनीति, अन्याय, अत्याचारों के द्वारा किए गए कामों पर संघर्ष करेगी। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस हो या अन्य किसी प्रकार के भी हो, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे ये लोग। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो ये समितियां उनका विरोध करेंगी। ये यही चाहते थे अपनी समितियों से। वो समिति का नाम था संघर्ष समिति, जिसमें युवा छात्र शामिल थे, है ना। तो चाहते थे वो कि ऐसा ना हो कि जो उम्मीदवार जीतता है उस पर भी अंकुश ना रहे। ऐसा किया जाए कि जो उम्मीदवार जीत रहा है, जिस हक से उनकी जनता उनको चुनती है, मानती है और उन्हें प्रतिनिधि बनाती है, जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती हैं, वो विजयी होते हैं, तो उसके बाद भी उन पर कुछ ऐसा हो कि जनता का अंकुश हो। नहीं तो वो अपने मन के हो जाते हैं, मनमौजी हो जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास संघर्ष समितियां होनी चाहिए। जगह जगह पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उसको संघर्ष समितियां जा कर के समझेगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है। चुनाव सुधार के बारे में जेपी जी का प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम खर्च हो। व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे। मैं आपको ये बात अभी बताया। उनका यह भी सुझाव था कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। सब मिल करके उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको मान्यता दे दो कि हाँ भाई यही हमारे उम्मीदवार होंगे। जनता और छात्र की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। उनका मानना है कि ये चीज़ आप करें और इसमें जो संघर्ष समितियां हैं ये उम्मीदवार के चयन में मदद करेंगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम भी ये संघर्ष समितियां ही करेंगी। यही सुझाव था उनका। वो चाहते थे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, बिकॉज एक तरफ हम कर रहे हैं कि बेरोज़गारी को दूर करना है, गरीबी को हटाना है, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे खर्च चुनाव में होते हैं, वो नहीं करना है। कुछ ऐसा नियम किया जाए, कुछ ऐसा हम लोग तरीका अपनाएं जो कम खर्च में हो और बड़ी
सुदृढ़ अच्छे तरीके से हो, ठीक है ना। तो वो भी क्लियर हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा मतलब रखे थे हम आज, क्योंकि कल इनके बारे में बहुत सारी बातें हुई। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे थे और बात ऐसी थी कि दिनकर जी की ने कुछ स्मृतियाँ सुनाई जयप्रकाश नारायण को, ऐसी ऐसी स्मृतियाँ बताई जिनसे वे भाव विभोर हो गए। एक दिन अचानक हुआ यूँ कि रात को दिल का दौरा पड़ा और रामनाथ जी गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस जो प्रेस था उसके वो मालिक थे, ऑनर थे, उन्होंने 3 मिनट में उसको विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचाया और फिर वहां उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी निधन हो गई। तो फ्रेंड्स, आज ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि लेसन 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव भी मैं करा दिया हूँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए। तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो इसका ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, और ये रहा पार्ट 2। इसको देखने के बाद आप नोट्स ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।